स्वागत है आपका दिवाली की इस खास पेशकश में। और हमने सोचा कि दिवाली के मौके पर आपको समृद्धि के मंत्र या सूत्र जो दिए जाएं वो सीधे गुरुओं से लिए जाएं। और अपने स्टूडियो बुलाने के बजाय मैं सीधे गुरु जी के घर पे आ गया ये सीखने के लिए कि आप दिवाली के मौके पर कैसे अपने आप को समृद्ध बना सकते हैं, अपने आप की वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए क्या तरीके हो सकते हैं, कैसे उसको सीखा जाए। तो इसलिए आज हम बातचीत करेंगे रामदेव अग्रवाल सर से और सुनील सर से। किसी परिचय के मोहताज नहीं है, मार्केट के बड़े दिग्गज हैं, दर्शकों का अनुभव है, तो दिवाली में गिफ्ट ले लेना चाहिए। रामदेव सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सुनील सर बहुत बहुत शुभकामनाएं दिवाली की। सभी व्यूअर को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। लेकिन आपने आज तो यहाँ पर एक्चुअल दिवाली खड़ा कर दिया। जो आपको लाइट और ये सब जितना माहौल बनाया है, आई थिंक एकदम दिल ऐसा लग रहा है कि दिवाली आज ही है, अभी है, आज ही दिवाली हो गई है। अच्छा, मेरा एक नारा लगाने का मन कर रहा था। मार्केट में चूंकि जो माहौल बना हुआ है तो मुझे ऐसा लगा कि आपने सुना भी होगा कि एफआईआई का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा। एफआईआई का घमंड टूटेगा, रिटेल निवेशक जीतेगा। सही है? अभी आप जो बोले तो सब सही होगा। लेकिन नहीं, आप देखिए ना, हमारे रिटेल निवेशक कितना खरीदारी कर रहे हैं। गोरों के पास बहुत माल पानी है, और जो आपका बाजार बढ़िया चला है, तो जितना बजट है उससे ज़्यादा कमा लिए वो। तो उनको जैसे $700 बिलियन का था तो वो गिर के 600 बिलियन हुआ, और अब महीना भर में उन्होंने बेचना बंद किया तो वापस 700 750 हो गए। तो बाजार का रिकवरी इतना बढ़िया 14,000 से 17,000 का, उसमें वापस 750 बिलियन के पास हो गए। तो अगेन उनका पास काफ़ी फायर पावर है। बेचेंगे नहीं बेचेंगे उनकी मर्जी है, लेकिन वो भी डर रहे हैं कि अब कितना बेचें यहाँ से करके। तो सुनील सर वापस तो आएंगे ना वो? हम लोगों ने इतना देख लिया उनको। मैं जब कह रहा हूँ ये नारा, तो ये नारा ये बात बताता है कि वापस तो आना पड़ेगा आपको। इतना अच्छा मार्केट छोड़ के आप कहाँ जाएंगे? देखिए, हम ऑब्वियसली भारत में रहते हैं तो हमें यहाँ बहुत अच्छा लगता है और रहना भी चाहिए। जहाँ यहाँ पे जो भी पॉजिटिव हैं उनका वेल्थ भी बना है और उनको मन की शांति भी मिली है। लेकिन आप है ना थोड़ा दुनिया की नज़र से भी देखिए। आई थिंक लास्ट 1 साल में जो हुआ है दुनिया में, बहुत ही आई वुड से थोड़ा कंसर्निंग तो रहा है। चाइना का इशू, रशिया का इशू, और इट इज़ द बिगेस्ट वॉर आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 इन अ सेंस कि इतनी सारी कंट्रियां डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इन्फ्लेशन आज तक कभी 30-40 साल में यूरोप और यूएस में इतना नहीं हुआ जितना आपकी बार देखने मिला है। और पहले ना 2% 2.5% इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के लिए यूएस को 2 साल लगते थे, अभी 4 महीने में उन्होंने 2.25-2.5% बढ़ा दिए। तो थोड़ा सा एक तकलीफ वाला माहौल रहा है, और उस को देखते हुए आई थिंक उन्होंने जो किया है ऑब्वियसली एक रिस्क ऑफ ट्रेड था। तो ऐसा नहीं है कि खाली उन्होंने इंडिया में ही थोड़ा अपना एक्सपोजर कम किया। आई थिंक अक्रॉस द वर्ल्ड रिस्क एसेट कम किए हैं। दूसरी ये भी आपको देखना चाहिए कि आप जब भी पोर्टफोलियो मैनेज करते हो, अगर एक चीज़ आपकी थोड़ी सी ज़्यादा ओवरवेट हो जाती है क्योंकि उसने आउट परफॉर्म किया है, तो थोड़ा स्वाभाविक होता है कि आप रीबैलेंस करो उसको। तो ये ऐसा नहीं है कि उन्होंने ना इंडिया छोड़ ही दिया है, काफ़ी लोगों ने उसको रीबैलेंस किया है। और जैसे जैसे वर्ल्ड स्टेबल होगा, आई थिंक इंडिया की ग्रोथ रेट, इवन आईएमएफ का अभी जो भी रिसेंट है उसमें इंडिया इज द ओनली कंट्री विच इज गोइंग टू गो एट मोर देन 6%। तो इट विल टेक टाइम बट दे विल डेफिनेटली कम बैक, वापस आएंगे। अच्छा सर, ये बताइए, अगली दिवाली तक के लिए हम लोग कम से कम उस फ्रेमवर्क में बात करें तो दिवाली की लैंग्वेज में मार्केट क्या रॉकेट रहेगा, अनार रहेगा, फुलझड़ी रहेगा, क्या रहेगा? जो भी हम बोलेंगे सब गलत होगा, लेकिन फिर भी हम बोलेंगे जरूर। बोलेंगे जरूर। देखिए क्या है, मेरे को लगता है कि मल्टीपल बहुत बढ़िया है। हाँ, जो पी मल्टीपल है अभी जो है 21-22 का जो भी मल्टीपल है निफ्टी का, वो ठीक है, मतलब अच्छा रिच मल्टीपल है। अब सवाल क्या है कि अर्निंग्स ग्रोथ कितना होगा। तो यदि अर्निंग्स ग्रोथ यदि 12-15% हुआ, थोड़ा कम होते जा रहा है। इस क्वार्टर में 3% से काट दिया रिसर्चर्स, हेड ऑफ रिसर्च ने। तो यदि ये अर्निंग्स ग्रोथ जैसे अभी 725 है, वो 850 की बात थी, अब 825 की बात कर रहे हैं। उसके अगले साल मतलब 24 की जो अर्निंग जो है, वो पहले 1000 के आसपास की बात चल रही, 950 के, अब ओके 900 की बात चल रही। यदि 900 950 आ गया, मतलब 24 में यदि 2-4 चीज़ें सेटल हो गई, तो फिर देन मतलब हो सकता है 15-20% बाजार में मिल जाए। पर रॉकेट वाली बात नहीं है। अभी का माहौल देखते हुए एक्सपेक्टेशन हैज़ टू बी थोड़ा कंटेंट रहना चाहिए, और अर्निंग्स को जितना हो उतना ही मिल जाए, बहुत बढ़िया है। सुनिए सर, मार्केट में लोग कहते हैं कि अच्छा समय होता है हमेशा शेयर खरीदने के लिए, उसमें कोई बुरा समय नहीं होता। सही है ये? देखिए आपके इन्वेस्टमेंट के व्यू पॉइंट से वो उसको आपको देखना पड़ेगा। अगर आपका
इन्वेस्टमेंट का पीरियड 1 हफ्ता है तो ये बिल्कुल गलत है। हाँ, लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट का जो ड्यूरेशन है वो 5-10 साल है तो आप कभी भी खरीदिए, आपको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसमें कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगा। आप देखिए ना, सपोज आपने 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया और आपने 5-7% ऊपर भी ले लिया तो आपको साल में आधा 1% की रिटर्न में इम्पैक्ट आएगा। लेकिन नहीं किया तो ये हो सकता है कि आपका बेस्ट पीरियड आप मिस कर जाओ। जैसे अभी मई के टाइम पे बहुत मंदी का माहौल हो गया था इस जून में, आपने अगर वो मिस कर दिया तो आपको फिर 15% ऊपर ही लेना पड़ेगा। अब बैंक देखिए, बैंक सब 25-25, 30-30, 40-40% ऊपर हो गए, तभी इट वॉज द वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर, किसको बैंक लेना नहीं था। तो आई थिंक बहुत डिफिकल्ट है ये कहना। लेकिन अगर आपको ये आपको लगता है, जो हमें तो लगता है कि इंडिया की इकॉनमी 3 ट्रिलियन की 6 ट्रिलियन हो जाएगी, अगर आप तेजी में हो तो आप बोलोगे कि 6 साल में हो जाएगी, अगर आपको लगती है मंदी है तो 8 साल में होगी, होनी तो है ही। तो फिर आपको फिर नहीं रुकने की जरूरत है। तो मतलब नेट ये है कि आपको अगर पोर्टफोलियो के लिए, वेल्थ क्रिएशन के लिए लेना तो आप कभी भी लीजिए, बहुत ज़्यादा सोचिए मत। एक ख्याल है कि इंडियन इक्विटी, मैं तो 40 साल से हूँ, 100 का सेंसेक्स से 60,000 का सेंसेक्स देखा हूँ मैं, रोज आता हूँ बाजार में। ओके, तो मेरे को मंदी तो कुछ समझ में नहीं आती है, ठीक है, क्वेश्चन हो रहा है जो बातचीत करने के लिए होता है, लेकिन द बेस्ट टाइम टू बाई इज व्हेन यू हैव द मनी एंड बेस्ट टाइम टू सेल इज व्हेन यू नीड द मनी। आप इस समय खरीदारी कर रहे हैं सर? मेरे पैसा आएगा तो मेरा करता हूँ, मेरे पास तो पूरा ही पैसा तो आ ही रहा है सर, खूब आ रहा है। नहीं, कहाँ से आएगा मेरे पास पैसे? सैलरी तो पूरा टैक्स में चला जाता है। और जो डिविडेंड है वो साल में 2 बार देते हैं मोतीलाल जी, तो जब आएगा डिविडेंड तो खरीदेंगे शेयर। हम लोगों को पैसा आ रहा होगा, म्यूचुअल फंड के पैसा आ रहा होगा। नहीं, अच्छा, उधर आता है पैसा, वहाँ तो पैसा आते ही सब उड़ जाता है पूरा, सब हम खरीद डालते हैं। क्या खरीद रहे हैं? जैसे दिवाली शॉपिंग कर रहे होंगे आप लोग, क्या किस टाइप की शेयर या सेक्टर, क्या खरीद रहे हैं आप? क्या खरीद रहे हैं? अभी देखिए, एक तो क्या है, फाइनेंशियल्स में अभी क्या है, क्रेडिट साइकिल बहुत दिन के बाद टर्न हुआ है। आपका क्रेडिट ग्रोथ 15-16% हो गया है, क्रेडिट कॉस्ट नीचे आ रहा है, बाउंस रेट नीचे आते आ रहा है। सो एक जो पोस्ट कोविड जो रिकवरी हो रही है उसमें फाइनेंशियल्स की हालत तो बहुत ही बढ़िया है। मेरे ख्याल से लास्ट 15-20 साल, 15-17 साल में भी मुझे नहीं लगता कि फाइनेंशियल सेक्टर का इतना अच्छा टाइम रहा हो। मेरे लगता है इट इज़ अ लेंडर्स मार्केट। तो और ये साइकिल जो है 6 महीने 8 महीने की नहीं होती है, ये चलेगा, मतलब रुकेगा थोड़ा बहुत, बट ये 3-4 साल का है। जब तक वापस आप गंदा लैंडिंग नहीं करोगे, अभी तो कॉशियस लैंडिंग चालू है, एक ऐसा समय आएगा जब गलत लैंडिंग होगा, गलत आदमी को गलत अमाउंट दिया जाएगा, गलत रेट में दिया जाएगा, तब वो अभी नहीं हुआ अभी, फिर उसके बाद वो खराब होता है, तो अभी नहीं हुआ अभी, तो अभी बुक बनने दो, अभी नया बुक बनने दो। तो मेरे ख्याल से ये लंबा साइकिल है। सारे लोग जिनसे भी मैं बैंक एंड फाइनेंशियल में बहुत बुलिश हैं, और बैलेंस शीट बहुत क्लीन है, ट्विन जितनी बैलेंस शीट होती है सब क्लीन है, हमारी भी क्लीन है, कंपनी की क्लीन है, सरकार की थोड़ी गड़बड़ है अभी। तो ये रीजन है या और कोई खास वजह? नहीं, मेनली सी लेंडर मरता कहाँ पर है, जब खराब लैंडिंग करके, तो प्री कोविड ही साफ सफाई हो गया था और जितना कुछ बाकी था सब कोविड में साफ हो गया, तो डबल स्ट्रेस टेस्ट हो गया। तो अब उसके बाद कोविड से अभी 6 महीना पहले निकले आप, अब 6 महीने में कितना लैंडिंग है, कोई बुक हुआ ही नहीं अभी तो। अब नया बुक बनाओगे उसमें ही आपका खराब होगा ना, नया बुक में पक्का खराब होगा। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप, मार्जिनल बारोअर जो है उनको आप खराब लैंडिंग करेंगे, बट दैट विल हैपन आफ्टर 2-3 ईयर्स। तो ये साइकिल चलेगा अभी, तब की तब देखी जाएगी। हाँ, 3-4 साल अभी तो साइक्लिकल है ना, बढ़िया चलेगा। सर आप भी बैंकिंग में शॉपिंग कर रहे हैं? अच्छा, आईटी नहीं खरीदा, इतना सस्ता हो गया है, बड़ा लोग बताते हैं। तो है ना, नॉर्मली जो लोग शॉपिंग करते हैं वो सेल के टाइम पे करते हैं, सेल जब भी लगता है तब करते हैं। शेयर बाजार एक ही समय ऐसा है जब ये सेल लगता है ना, तभी किसी को शॉपिंग नहीं करनी है। तो शॉपिंग करने का समय आया था तब लोगों ने शॉपिंग नहीं की है। अभी जैसे फाइनेंशियल, जैसे हमने बात की है, आई थिंक जून में वही आईसीआईसीआई बैंक, वही स्टेट बैंक, वही एक्सिस बैंक, अभी जो भाव है उससे 30-35% नीचे मिल रहे थे। तो आई थिंक इक्विटी मार्केट में आप ट्रेंड को पकड़ के अगर आप करोगे तो हरदम आप गलत टाइम पे गलत इन्वेस्टमेंट करोगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बैंक्स अच्छे नहीं है, बैंक्स अभी भी अच्छे हैं, लेकिन एक कंसेंसस ट्रेड बनते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से अभी बैंक्स विल बी मार्केट परफॉर्मर और जस्ट स्लाइटली ओवर मार्केट परफॉर्मर। आई थिंक हमें व्हेन यू क्रिएट अ पोर्टफोलियो, आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो रखना पड़ेगा, बिकॉज साइकिल जैसे मैंने कहा बहुत शॉर्ट हो गई है। पहले जो चीज़ 2-3 साल में होती थी, आजकल बाजार में वो 2-3 महीने में ही हो जाती है। कभी पहले डिफेंस का माहौल हुआ, ऑटो का माहौल हुआ, फिर बैंकिंग का माहौल, अभी और कोई माहौल होगा, बट आप पोर्टफोलियो आपका बार बार चर्न नहीं कर सकते हो सक्सेसफुली। आपको कोई एक ट्रेंड मिल जाएगा, एक ट्रेंड में आप गलत हो जाओगे। तो हमारे हिसाब से आईटी स्टिल लुक्स प्रिटी गुड, रिजल्ट अच्छे आए हैं। यहाँ थोड़े जो इंटरनेशनल सेक्टर है, पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर है, वहाँ थोड़ा सा स्लो डाउन होगा, लेकिन जितना वॉल्यूम में स्लो डाउन होगा उससे ज़्यादा आपको करेंसी में फ़ायदा हो जाएगा। तो आईटी कंटिन्यूज टू बी अ गुड सेक्टर, जहाँ पे इंडिया इज़ ग्लोबल लीडर।
और ग्लोबल कॉम्पिटिटिव है। आई थिंक फार्मा इज बिकमिंग वेरी इंटरेस्टिंग। फार्मा में वही हुआ, 1-1.5 साल तक कुछ नहीं हुआ है सेक्टर में, डी स्टॉकिंग हुआ काफ़ी, हम बाहर नहीं निकल रहे थे, हम बाहर खाना नहीं खा रहे थे तो बीमार नहीं पड़ रहे थे, हम हाथ 4 बार धो रहे थे, तो तो आई थिंक द कंजम्पशन ऑफ नॉन कोविड मेडिसिन वेंट डाउन ड्रामेटिकली और डी स्टॉकिंग भी हुआ। आई थिंक अब वो फिर से आ रहा है अगेन। इट्स अ गुड सेक्टर फ्रॉम एन एक्सपोर्ट परस्पेक्टिव बिकॉज करेंसी का आपको टेलविंड है। आई थिंक वो सेक्टर भी थोड़ा सा नॉन कंसेंसस है, वो देखना चाहिए। और इंडिया में ग्रोथ हो रही है तो कैपिटल गुड्स, बट उसमें वैल्यूएशन आर नॉट कंफर्टेबल, और डोमेस्टिक आई थिंक कंजम्पशन। हमने सुना है ऐसा कि जब मार्केट एक बार नीचे आता है उसके बाद जब दोबारा से वो बड़ी रैली शुरू होती है तो उसके सिकंदर बदल जाते हैं, लीडर्स दूसरे हो जाते हैं कोई, ऐसा होता है क्या? पक्का होता है ना, जहाँ गलती को वहाँ पर नहीं जाओगे ना आप। हाँ। दूध का जला भी छाछ को फूक के पीता है। तो अभी सब डिजिटल में मरे हुए हैं, सब हाँ। टेक में लगा है, तो सब टेक बेच रहे हैं, लेफ्ट राइट एंड सेंटर बेचते जा रहे हैं। लॉन्ग टर्म जो भी होगा, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो भी सब हाँ। भाग रहे हैं वहाँ से। अब जा कहाँ रहे हैं? नॉन टेक में। हाँ। सो आप देखिए 2000 में बूम हुआ Y2K का, 2000 में बहुत अत्याचार हुआ Y2K में। उसके बाद जो है जब सब वहाँ से करेक्ट होके वापस चालू हुआ 9/11 के बाद, तो सब फाइनेंशियल्स में जाके गए। मॉर्गेज मतलब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ। ओके, सो टेक फाइनेंस, फिर बोले अब फाइनेंस में बहुत लफड़ा हो गया। तो 2000 में क्या, 2020 में क्या किए? डिजिटल कंपनीज में किए, अगेन टेक वापस आया। अब टेक में बूम नहीं होगा, अब टेक में भी करेक्शन चलेगा अभी। जितना एक्सेस है सब खत्म होगा अभी, 5-7 साल तक चलेगा वो। फिर तो लेकिन बाजार लिक्विडिटी हैज़ टू फाइंड अ न्यू हीरो, न्यू प्लेस टू एमर्ज। दूसरे एक्सप्लोजन होगा। तो मुझे लगता है या तो फाइनेंशियल्स में होगा, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है पक्का कि नॉन टेक एक्सप्लोजन होगा, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे फिनेंस हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे फार्मा हो। वर्ल्ड विल फाइंड एंड फिनेंस क्या है? फिनेंस बहुत बड़ा है पूरे वर्ल्ड वाइड, मतलब हर तरीके की चीज़ें, उसमें फिनटेक भी है, उसमें बैंक्स भी हैं, एनबीएफसीज भी हैं, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज भी हैं, स्पेशलाइज्ड लेंडर्स भी हैं। तो बड़ा सेक्टर है, बहुत बड़ा प्रॉफिट आता है। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से सब सेक्टर मिला के, इंश्योरेंस और मिला के ऑलमोस्ट 35% ऑफ द टोटल कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स बिल्कुल आर कमिंग फ्रॉम से। तो यदि आप टेक में नहीं जा रहे हो तो फिनेंस में एक बड़ा तूफान आ सकता है। पता नहीं बाजार कहाँ किस तरफ मोड़ लेगा, लेकिन वो ये तो क्या पानी की धारा है। यदि आप टेक से बाहर निकल रहे हो तो कोई ना कोई बड़ा सेगमेंट आपको खोजना पड़ेगा जहाँ वो इंक्रीमेंटल लिक्विडिटी जा सके। तो मुझे लगता है इट विल बी नॉन टेक। तो ये नया नॉन टेक वाला हीरो दिख रहा है अभी कि ये भाई साहब को पूछिए, इनको ज़्यादा अंदाज जाता है। सुनील सर आप बताइए, नया हीरो जो आने वाला है, नया हीरो है ना। फर्स्ट थिंग इज डू यू एग्री विद माय ऑब्जर्वेशन ओनली? बट खाली एक ही चीज में मैं डिफर करूंगा भैया। अभी जो डिजिटल है ना, ये हमारे जिंदगी का एक इंटीग्रल पार्ट हो गया है, जो 2000 में नहीं था। 2000 में इट वाज होप, अब वो हो गया इंटीग्रल पार्ट। जैसे अभी नेटफ्लिक्स का रिजल्ट आया, अगेन सब्सक्राइबर नंबर्स हैव शॉट अप ड्रामेटिकली, क्योंकि हमारे को आदत पड़ गई है, हमारे को अमेजोन से मंगाने की आदत हो गई है, हमारे को डिजिटल में कुछ करने की आदत हो गई। इट इज बिकम ए इंटीग्रल पार्ट। और द गुड थिंग इज स्टॉक करेक्शन है ना, ब्रूटल रहा है। 10-20% नहीं गिरे, 80-80% गिरे। तो जो 5 साल 7 साल में जो करेक्शन आना था ना, वो 1 साल में ही आ गया। दैट इज व्हाट आई वाज ट्राइंग टू हाईलाइट, कि जो पहले 2-3-4 साल में होता था ना, आजकल वो 2-3 महीने में हो जाता है। बिकॉज सब ज्ञानी है, सबके पास न्यूज है इंस्टेंट। मानिए आप अभी आपने इंटरव्यू लिया, 15 सेकंड बाद में सबको हमारे फोटो मिल जाएंगे व्हाट्सएप पे। इतना इंस्टेंस है। तो आई थिंक दैट्स व्हाई आई थिंक दैट साइकिल्स आर शॉर्टेंड। तो पहले जो 5-7 साल लगता था, हो सकता है थोड़ा सा कम समय लगे। एट द सेम टाइम मोस्टली है ना, एंड इट अप्लाइज टू अस ऑल्सो, वो नया ट्रेंड होने के बाद में पता चलता है ये ट्रेंड अच्छा था। ट्रेंड कौन सा? एक बड़ा अच्छा ट्रेंड इमर्ज, आपने कंजम्पशन और डोमेस्टिक की बात की है सर। ये जो नेटफ्लिक्स की आप बात कर रहे हैं, जिसका भी बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन 26 लाख नया बढ़ के आया, और अच्छा 2 दिन पहले इन्होंने डराया भी था कि मैं एक नया प्लान लेके आ रहा हूँ, थोड़ा सस्ता वाला है, जो यूएस के लोगों को मिल जाए। अपने भारत में आप देखिए तो बहुत सारी फिल्में बन के आ रही साउथ से, और वो 400 करोड़ 500 करोड़ 600 करोड़ का बिजनेस कर ले रही ओवर द वीकेंड। तो क्या ये जो हमारे आगे ओटीटी नहीं, जो हमारे पिक्चर वाले या डिस्ट्रीब्यूशन वाले या इस तरह के बिजनेसेस में बड़ी ग्रोथ दिख सकती है? देखो, इसमें एक थ्रेट भी है और अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी पहले बात करेंगे, क्योंकि हम लोग पॉजिटिव ही रहना चाहते हैं। जैसे साउथ की पिक्चर है, अभी हमने पूरा है ना अब्जॉर्ब कर लिया, हम भी देख रहे हैं।
I think it is a big opportunity for Indian film industry to go global. आज कोई पिक्चर यहाँ 200 करोड़ करती है, अगर वो यूएस में हिट हो गई तो $1 बिलियन करेगी वो. करेक्ट. यू नो, तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी, बिकॉज ये सब ओटीटी प्लेटफॉर्म से है ना, लैंग्वेज का बैरियर नहीं रहा. मैं बहुत बार देखता हूँ, बहुत अच्छी लगती है कोई मूवी या कोई सीरीज, पता चलता है स्पेन में बनी है या मैक्सिको में बनी है या नेदरलैंड की मैंने एक सीरीज देखी, बहुत अच्छी थी. तो आई थिंक दिस होल लैंग्वेज बैरियर इज गॉन. आपको डब किया हुआ और इतना अच्छा डब किया हुआ मिलता है, आपको समझ ही नहीं आता. तो आई थिंक दैट इज एन अपॉर्चुनिटी. थ्रेट है आपको नए नए वे में आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना पड़ेगा. पहले थिएटर में जाके आप कंज्यूम करते थे, अभी वो महीने 2 महीने में ओटीटी में आ जाती है. तो पहले आप 5 मूवी देखते थे बाहर, थिएटर में जाके हो सकता है अभी आप 1 या 2 ही देखो. आपको थोड़ी लैविश बनानी पड़ेगी पिक्चर, ताकि लोग थिएटर में जाके देखें. आपको बड़ी स्क्रीन पे पिक्चर देखने के लिए आपको लैविश बनानी पड़ेगी, ताकि उसमें कुछ स्पेशल इफेक्ट हो. तो थोड़ा सा एक थ्रेट भी हो सकता है, बट कंटेंट मेकर को अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है. बिकॉज अल्टीमेटली आप भले ओटीटी पे हो या थिएटर में हो या टीवी में हो, अल्टीमेटली कंटेंट तो चाहिए आपको, राइट? तो कंटेंट विल बिकम किंग. ऐसा तो एक कंटेंट और लोग जानना चाहते हैं, जो दर्शक देख रहे हैं ना, वो उनको हमेशा मन रहता है कि वो अमीर बने, पैसे कमाए, पैसे से पैसा कमाना. अपने ट्रेडिशनली ये बड़ा लैकिंग था कि लोगों को लगता था पैसे से पैसा कमाना मतलब सूदखोरी करना है क्या. तो लोगों ने कहा नहीं भाई, पैसे से पैसा कमाना चाहिए, आप बहुत तरीके से अमीर बनने. तो सर नुस्खा क्या अमीर बनने का? कैसे मतलब धैर्यपूर्वक बैठे रहें, खरीद लें और फिर 10 साल बाद जागें, क्या नुस्खा क्या है सर? देखिए, आप यंग हैं, एक तो पहले यंग हो चाहे कोई भी हो, पहले आप कंपाउंडिंग सीखें. ये इधर क्या है, आपका मतलब कहानी सुनाई पड़ेगी, 200 का बढ़ गया, 300 का बढ़ गया, लेकिन आपके पोर्टफोलियो में वही मार्केट प्लस 3-4% ही आने वाला है. तो आप ये समझ लो, यहाँ पर जितने लाखों करोड़ रुपए आ रहे हैं, सबको जो 12-13% जो बाजार का स्पीड है उतना ही मिल गया तो भी बहुत बड़ी बात है. 90% पीपल डोंट गेट द इंडेक्स रिटर्न. 90% पीपल, क्योंकि वो गलत टाइम में खरीदते हैं, गलत टाइम में बेचते हैं. तो पहले तो ये कहते हैं आप इंडेक्स रिटर्न के लिए तैयार रहें. तो ऐसे 150 लोग हैं बाजार में, जो यदि इंडेक्स 15% कर रहा है तो 20, 25, 30% कमा ले. जैसे ये है, ये कमा सकते हैं, है ना. ऐसे 25-50 हैं, समझे ना, जिनका कुछ लोग का नाम नहीं मालूम होगा मुझे, लेकिन ये लोग कर सकते हैं. लेकिन हर आदमी के लिए जो लाखों लोग हैं, अब तो हम लोग 10 करोड़ लोगों की बात कर रहे हैं, तो उनको सबको 12-13% ही मिलेगा, ये समझना चाहिए. अच्छा, अब 12-13% से आप रिच कैसे बनेंगे आप? हाँ. तो जैसे आप 15% रखते हैं आप, तो 5 साल में आपका पैसा डबल होगा. हाँ हाँ हाँ. 10 साल में कितना गुना होगा? 4 गुना. 4 गुना. 15 साल में 8 गुना, और 20 साल में 16 गुना, और 25 साल में 64 गुना. तो ये चीज़ आपको रखना पड़ेगा कि मैं 25 साल के लिए यदि 1 लाख रुपया हर महीने डालूं तो मेरा कितना पैसा बनेगा. सर इतना पेशेंस नहीं होता आजकल. तो लेकिन दूसरा कोई तरीका नहीं है सर. थोड़ा 25% हाँ, आप नहीं, मैं अभी भैया को हो गए 40 साल, मुझे हो गए 30 साल. अगर फॉर्मूला अगर भैया ने जो बोला 5 साल में डबल में, तो 40 साल में 250 गुना होता है पैसा. तो 250 गुना में भी अगर आदमी को संतोष नहीं है तो कैसे संतोष होगा? पावर ऑफ कंपाउंडिंग. पावर ऑफ कंपाउंडिंग है. और उसमें कभी 1 साल अच्छा चला गया आपका, जैसे 20 और 21 में गया, तो 250 का 500 हो जाएगा. ये सवाल मैंने जानते क्यों पूछा सर? जब हम लोग कभी छुट्टी में लखनऊ गया, मैं दिल्ली गया, तो लोगों के दिमाग में ये आ गया कि मार्केट में अब पैसा बनाते हैं लोग, अच्छा कमाते हैं, वेल्थ क्रिएट होती है. लेकिन अभी भी उनके दिमाग में कुछ ऐसा बताओ 2-3 महीने में डबल. मैंने कहा भाई ऐसा कोई तरकीब मैंने अभी तक सीखी नहीं. मैं हर बार जाऊंगा तो ये सवाल जरूर पूछूंगा, लेकिन ऐसा होता नहीं. एक्चुअली दुर्भाग्य है अपना, और इन्वेस्टर को भी थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए. इक्विटी में डालते हैं ना, तो उनको 2 महीने में डबल चाहिए. और सेविंग अकाउंट में पूरे साल में उनको 2.5-3% मिलता है. बट लाखों करोड़ों रुपए है ना, वो जो कासा है, लाखों करोड़ों रुपए वो कासा में पड़े हैं, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में. वो उसकी चिंता ही नहीं है लोगों को. बट इक्विटी में डालते ही है ना, 3 महीने में डबल चाहिए पैसा. तो उसमें क्या होगा ना, आपका एक आध बार कभी हो सकता है कोई आपका जैकपॉट लग गया. बट जैसे भैया ने कहा, अल्टीमेटली इंडेक्स से 3-4% भी अगर आपने कंसिस्टेंटली ज्यादा कमा लिया, तो यू आर सुपरस्टार, नॉट ओनली इन इंडिया, इन द वर्ल्ड. अच्छा, एक सवाल और मन में मेरे है, पैसा सबसे ज्यादा कौन कमाता है, अपॉर्चुनिस्ट या कंसिस्टेंट वाला, जो बाजार में मौके बनाए अपने लिए, अपॉर्चुनिटी बार बार तलाशे और करता, वो ज़्यादा पैसा बना सकता है,
या जो एक बार कंसिस्टेंटली लगा हुआ है वो SIP करता जाए, हर महीने डालता जाए, वो ज़्यादा पैसे बना सकता है? देखिए, जितने लोग हैं उतने तरीके हैं पैसे कमाने के। हाँ, भाई देखिए, जैसे हम लोग तो प्रोफेशनल हैं, तो 24 घंटे बाजार में जीना, बाजार में मरना है। तो हम लोग को थोड़ा तो कमाई ज़्यादा होगा ना, इतना मेहनत कर रहे हैं तो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। होनी भी रोज चाहिए। 5 कंपनी से मिलते हैं, ये करते हैं। लेकिन जो आदमी कोई जॉब कर रहा है, बहुत अच्छा जॉब कर रहा है, जिसका 5-10 लाख रुपए महीने का तनख्वाह है, वो तो बेचारा वहाँ बिका हुआ है उसका टाइम, तो वो तो उतना ही टाइम लगा सकता है ना यहाँ पर पोर्टफोलियो में अलोकेट कर सकता है। एक वेल्थ मैनेजर आएगा, दे देगा, तो एकदम सेफ ये करेगा, उसको तो 12-15% ही मिलेगा। सो आप कितना उसमें मेहनत भी इंडिविजुअल करते हो, प्रोफाइल पे तय होगा कि हाँ? आपकी अपनी एपिटाइट कितनी है, आप कितना नहीं, मैनेज कर आप सकते कितना हैं, मेहनत कर रहे हो अपने पैसे के कितनी ऊपर। मेहनत कर सकते हैं। यदि आप 24/7 कर रहे हैं, आप चार्ट अकाउंटेंट हैं, MBA है, जाके आप फोन कर रहे हो, पता कर रहे हो, इकोसिस्टम भैया, Ecosystem। एनालिस्ट 10-15 एनालिस्ट Yeah, होने चाहिए साथ वही में सब। आपके। तो आप उतना मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा ना। हाँ, तो आपका एक्सपेक्टेशन भी सही होना चाहिए। आप जितना मेहनत करो, यदि मैं यदि एक्सपेक्ट करता हूँ मेरे 20% कमाऊँ करके, तो शायद जायज़ है, मेरे मालूम है बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन शायद मैं सही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, मेरे मालूम है 20% कमाना डिफिकल्ट है, यदि बजाय 12% कर रहा है तो 15-16 हुआ है तो बहुत हो गया। बहुत बढ़िया। ओके, लेकिन जो आदमी बाहर बैठा है, हाँ, जो कुछ मेहनत नहीं कर रहा, खाली हमको दे रहा पैसा कमाने के लिए, तो वो तो कैसे होगा? वो तो 12-13% होगा, 14% होगा। अच्छा सर, ये बताइए कि अब थोड़ा सा मैक्रो में हम लोग समझना चाहते हैं, इस वक्त जो भी हमारी तस्वीर है डोमेस्टिक के दुनिया की, उसमें सबसे बड़ा फियर क्या है आपका इस मार्केट के संदर्भ में? देखो, ग्लोबली तो बहुत फियर है। एक अच्छी चीज़ क्या है, जो भी फियर हैं अपने, इन्फ्लेशन हो गया, इंटरेस्ट रेट हो गया, जो जियोपॉलिटिकल अभी जो एनवायरनमेंट है, फियर तो जेन्युइन है, रशिया का हो या चाइना ताइवान का हो, लेकिन सबको पता है ऐसी कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो सरप्राइज है। और बाजार बड़ा करेक्शन तभी आता है जब भी कोई सरप्राइज हो, नहीं तो बड़ा करेक्शन नहीं आता है। आज रशिया यूक्रेन का सरप्राइज था, इसके लिए उस टाइम थोड़ा करेक्शन आया। अगर पहले से, जैसे अभी चाइना और ताइवान पहले से लोग प्रिपेयर होने लग गए हैं, तो जिस दिन होगा इवेंट उस दिन आएगा एक झटका, लेकिन ऑलरेडी यू आर प्रिपेयर्ड। आई थिंक फ्रॉम एन इंडिया परस्पेक्टिव भी ऐसा कोई अनयूजुअल झटका नहीं लग रहा है। लेकिन हाँ, अभी करेंसी वी आर डूइंग मच बेटर देन अदर्स, बट करेंसी डिप्रिशिएट तो हुई है, वी हैव टू कीप एन आई। बहुत ये 82 है, मैनेजेबल है, कभी रिस्क ऑफ हो गया दुनिया में बड़ा, तो करेंसी अपनी मैनेज होती कि नहीं। ऑयल इज़ अ बिग फैक्टर टू वॉच फॉर इंडिया। हमारा व्यू अगेन, ऑयल मुझे तो लगता है 60-65 ही हो जाएगा, जिस हिसाब से सप्लाई आ रही है और डिमांड डिस्ट्रक्शन है। लेकिन अगर सपोज कोई फिर से कोई 2 देशों में प्रॉब्लम हो गया, उसमें से एक ऑयल रिच है, तो हो सकता है झटके से 110-120 भी हो जाए। तो आई थिंक इंडिया टू सम एक्सटेंट इज डिपेंडेंट particularly on oil and forex from global environment. Otherwise, domestic India is doing very well. आज आप फेस्टिवल हम 3 साल बाद में सेलिब्रेट कर रहे हैं पहली बार नॉर्मल। आप भीड़ देखिए सब जगह, आप सबका जो भी कंज्यूमर फेसिंग बिजनेसेस है उनसे बात करिए, डिमांड इज बीन फिनोमिनल सितंबर के बाद में। शादियां पहले 50-100 में रिस्ट्रिक्ट हो गई थी, अब फिर से 500,000 लोगों की शादियां होने लग गई है। एंड वी लव टू स्पेंड ऑल दिस। सो आई थिंक डोमेस्टिक इकोनॉमी इज डूइंग वेल। और जैसे भैया ने कहा, बैंकिंग सिस्टम एकदम क्लीन है, तो उनकी लैंडिंग करने की भी कैपेसिटी ज़्यादा है, और लैंडिंग अगर ज़्यादा होगी तो ग्रोथ ज़्यादा होनी है। सर, हो सकता है मैं भी बहुत ही इटर्नल ऑप्टिमिस्टिक हूँ, जहाँ जाता हूँ मुझे इतनी भीड़, इतना बिजनेस दिख रहा, गाड़ियों की बुकिंग देखिए, 8-10 लाख गाड़ी इस साल के लिए बुकिंग है। इस साल शायद बता रही 4 व्हीलर में रिकॉर्ड सेलिंग होगी, 38 लाख गाड़ियाँ बिकेंगी। 2 व्हीलर में देखिए वहाँ भी तेज़ पिकअप है। आपका फियर क्या है रामदेव सर? ऑयल वाला लगता है या करेंसी का लगता है, या आपको लगता है कि यूएस में इतने ब्याज दरें बढ़ा दे रहे हैं तो फिर वो कैपिटल फ्लाइट बना रहेगा थोड़ा मुश्किल? आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरे को सबसे ज़्यादा वही जो कैपिटल फ्लाइट का है ना, कि देखिए जिस स्पीड से उन्होंने बढ़ाया है, देखिए ये क्या है, बहुत ब्लंट इंस्ट्रूमेंट है। आपने बढ़ा तो दिया 75 करके, देखिए उसका इफेक्ट 6 महीने बाद मालूम पड़ेगा। अच्छा, ये रास्ते में और बढ़ाएंगे तो मतलब क्या मतलब है ना, सी वी आर स्टिल अ सॉफ्ट कंट्री इन द सेंस दैट ऑयल हमारा इम्पोर्टेड है, हमारा करंट अकाउंट डिफिसिट है 3%, करेंसी रिजर्व है, अच्छा है, इसी कारण से हम इतना बड़ा कुशन दे सके। $650 बिलियन का अब 5.5 बचा है, वही 530 बचा है, तो वो पूरा तो अपन खर्च नहीं कर सकते, तो 25-50-100 और खर्च कर लोगे, उसके आगे तो आप भी बोलोगे भाई नाउ लेट द करेंसी गो वेयर एवर इट गोस। तो वो एक डेंजर लगता है कि
अच्छा वो इन्फ्लेशन इंपोर्ट करेगा तो मतलब बाहर माहौल जो बहुत ख़राब है। इंडिया इज़ ओएसिस, इंडिया एक्चुअली बहुत स्टेबल है। हमको जितने प्रॉब्लम है सब जियो पॉलिटिकल से है कि भाई यदि मेरा सप्लाई चेन पूरा का पूरा इम्पोर्टेड है, कंज्यूमर डोमेस्टिक है, या मेरा सप्लाई चेन इंडियन है बट मेरा कस्टमर फॉरेन का है, या दोनों ही बाहर के हैं, रॉ मटेरियल भी बाहर से आ रहा है और बायर भी बाहर है, फिर रिस्क, नाउ माई बैलेंस शीट इज इन द रिस्क। जैसे बैंक है, बैंक में क्या है, आपके कंज्यूमर भी यही हैं और डिपॉजिटर भी यही हैं, तो 100% लॉकड इन है यहाँ पर। सो दैट इज़ द सेफेस्ट बिजनेस अभी के माहौल में, जब ज़्यादा आपका फॉरवर्ड लिंकेज ना हो। अभी ज़्यादा फॉरवर्ड जैसे आईटी है, आईटी में सबसे बड़ा डर क्या है, मतलब कॉस्ट स्ट्रक्चर तो मतलब इससे ज़्यादा प्रॉफिटेबल कोई कंपनी नहीं है। अब इतना मतलब ऑलमोस्ट लाख, 1.25 लाख करोड़, 1.5 लाख करोड़ का नफा है, वो भी सब फ्री कैश फ्लो है, तो ऐसा कोई इंडस्ट्री है ही नहीं। लेकिन अभी सबसे बड़ा डर ये है कि कितना बड़ा रिसेशन होगा, यदि होगा तो, अभी पता नहीं कितना होगा, नहीं होगा तो वो डर के मारे जो है ना, दैट फियर इज़ व्हाट इज़ किलिंग द सेक्टर इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन। वो करेक्शन होते जाएगा जब तक ये बात नहीं आती कि भाई नाउ देयर इज़ अ पीस इन द वर्ल्ड एंड इकोनॉमिक साइकिल इज नाउ गोइंग टू, मतलब इट हैज़ हिट द, सो डोंट फाइट द फेड। बेसिकली थिंग इज कि जब तक फेड इज ट्राइंग टू गेट दैट 2% इन्फ्लेशन व्हाट एवर दे वांट, तब तक जो है ना उनके सामने खेलने का नहीं, तो वो एक डर है। सो क्या इम्पैक्ट आएगा इंडियन रुपी में, इंडियन फॉरेक्स के ऊपर, एंड उसका कॉन्सिक्वेंट इम्पैक्ट ऑन द कॉस्ट स्ट्रक्चर साइड, और उसके हिसाब से फिर देन वेदर द कंपनीज कैन पास ऑन, कि बहुत कम कंपनी उनका प्राइसिंग पावर है, बहुत कम कंपनी, 25-50 कंपनी होंगे हु कैन पास ऑन एवरीथिंग। तो सो जो अर्निंग्स जो रिस्क है, मेरे को सबसे बड़ा रिस्क लगता है कॉर्पोरेट अर्निंग्स का। कॉर्पोरेट अर्निंग्स यदि बनते हैं तो बाकी दुनिया कोई अंतर नहीं पड़ता है। सर लोग कहते हैं कि अमेरिका में अगर रिसेशन होगा तो उसको इंडिया जैसी कंट्रीज को बड़ा फायदा होता है, सही है ये? क्या होगा? इंडिया जैसी कंट्रीज को बहुत फायदा होता है अगर यूएस में रिसेशन है तो। कोई ऐसा कोई यदि पूरा यदि विश्व यदि स्लो डाउन होता है, हाँ, हर कंट्री को इम्पैक्ट पड़ेगा, अमेरिका को भी इम्पैक्ट पड़ेगा, हमको सब इंटरडिपेंडेंट है, हाँ, कहीं न कहीं से लिंकेज है, चाहे वो एफडीआई हो, चाहे एफआई हो, चाहे रेमिटेंस हो, चाहे एक्सपोर्ट्स हो, इंपोर्ट्स हो, हर चीज़ लिंकेज है। आई डोंट थिंक कि मतलब अमेरिका एकदम स्लो डाउन हो जाए, 0 हो जाए, 2% नेगेटिव हो जाए, हम इंडिया विल कीप स्टैंडिंग लाइक अ रॉक एंड 7% ग्रोथ विल कीप हैपनिंग, मेरे को नहीं लगता है। ऐसा होता नहीं। सुनिए सर, एक बड़ा मेरा ऑब्जर्वेशन, आप मुझे उसमें थोड़ा समझाइए। पिछले कुछ 1-2 साल कह सकते हैं आप, या कोरोना के बाद से रादर, कि दुनिया की जो इकोनॉमीज है वो फ्री मार्केट से स्ट्रक्चरली थोड़ा चेंज होके गवर्नमेंट कंट्रोल्ड मार्केट में आ गई, क्योंकि उस समय बहुत पैसा डाला गया, फिर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किए, दुनिया भर में हर इकोनॉमीज में ऐसा हुआ, और गवर्नमेंट के कहने पे प्रिंट किए गए पैसे कि इस सेक्टर को दो, इस सेक्टर को दो, और काउंटर गारंटीज ली गई। फ्रांस में और इटली में, जर्मनी में तो सरकार ने काउंटर गारंटी ली कि आप इसको दीजिए, और इसीलिए वहाँ डेट टू जीडीपी 300-300% तक पहुंच रहा। फ्रांस में तो 400-500% है। तो ये एक ऐसी स्थिति बन रही जहाँ गवर्नमेंट डिसाइड कर रही कि इकोनॉमी कैसे रन करेगी, रादर की फ्री मार्केट करे। ये एक अच्छी स्थिति है कि या ये आपको लगता है कि थोड़ी बुरी स्थिति है? पर्टिकुलरली कोरोना के टाइम पे ये बहुत नेसेसरी था। आप कभी सीरियसली कोई बीमार होता है, हमको पता है स्टेरॉइड देना बहुत हार्मफुल है बॉडी के लिए, लेकिन तब अगर स्टेरॉइड नहीं दोगे तो फिर वो बचेगा ही नहीं आदमी। अब तब बोलोगे नहीं मैं इसको है ना ऐसी दवाई आयुर्वेदिक देता हूँ दवाई, तो जिंदा ही नहीं बचेगा। तो आई थिंक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम इट वाज नेसेसरी जो इन्फ्यूजन किया। और क्या है ना, आप इंडिविजुअल हो या गवर्नमेंट हो, 90% प्रॉब्लम पैसे से सॉल्व हो जाता है। तो वही उन्होंने सॉल्व करने की कोशिश की। अभी एक बार सॉल्व करने की कोशिश की, अभी उसको दे हैव टू स्लोली पुल बैक। लेकिन उस दौरान ये रशिया और यूक्रेन का इशू आ गया, जिसके वजह से सब कमोडिटी के भाव ऊपर नीचे हो गए, सप्लाई चेन बहुत ये हो गई। तो आई थिंक यू आर राइट कि जो फेड है और दूसरे सेंट्रल बैंक है दुनिया में, वो सब ने सिंक्रोनाइज करके एक कॉल लिया है कि भाई चलो अभी इसको हम सपोर्ट करते हैं। अभी पेनफुल भी होगा जब पैसा वापस लेंगे, लेकिन वील हैव टू बेयर इट। आई थिंक द अदर ट्रेंड इज डी ग्लोबलाइजेशन। लास्ट 15-20 साल में पूरी दुनिया है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ थी कि सामान उधर से खरीदो जहां सबसे सस्ता बनता है, सर्विसेज वहां लो जहां सबसे सस्ती है। तो इंडिया बिकेम द सर्विस कैपिटल, चाइना बिकेम द मैन्युफैक्चरिंग कैपिटल, ब्राजील बिकेम द एग्री कैपिटल। बट अब लोगों को लगता है कि नहीं, अभी मैं चाइना पे डिपेंडेंट हो गया, सेमीकंडक्टर अगर ताइवान पे कुछ हो गया तो यूएस को सेमीकंडक्टर नहीं मिलेंगे। हमने देखा गैस रशिया ने नहीं दी तो यूरोप में बिजली के भाव 10-10 गुना बढ़ गए। तो आई थिंक नाउ देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ मूव फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन टू डी ग्लोबलाइजेशन।
तो उसमें भी नेक्स्ट 3-4 years आर गोइंग टू बी चैलेंजिंग। तो आपने पहले पूछा था कि रॉकेट होगा कि बॉम्ब होगा कि क्या होगा। रॉकेट का मजा है ना 15 सेकंड तक ही रहता है, बहुत मजा आता है, लेकिन वो 15 सेकंड में गायब हो जाता है। तो यू हैव टू बी इन सच अ सिनेरियो दैट उसका मजा थोड़ा लंबे समय तक रहे। एक लास्ट सेक्टर में आपसे और समझना चाहता हूँ, उसके बाद हम लोग देखें कि ये जो डोमेस्टिक कंजम्पशन की थ्योरी है, इसमें सर एक बहुत बड़ा विजिबल से दिखता होगा। जैसे हम लोग अभी कारों की चर्चा कर रहे हैं, तो 10 लाख से ऊपर वाली कारें बहुत बिक रही हैं, उससे कम वॉल्यूम में थोड़ा कम वॉल्यूम हो, कम मतलब रन रेट कम। या आप कपड़ों में जाइए तो वहाँ प्रीमियम बहुत ज़्यादा बिक रहे हैं, मास वाले प्रोडक्ट में उतनी डिमांड नहीं है। ये किसी भी चीज़ में आप लाइफ स्टाइल में जाइए तो वहाँ पे प्रीमियमाइजेशन हो गया, जिसको इकोनॉमिक्स कहते हैं के शेप रिकवरी है। मैं उस वर्ड को यूज़ नहीं करना चाह रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इन्वेस्टर की तरह हम लोग सोचें तो जो प्रीमियम सेगमेंट है वो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। अब मान्यवर को ही ले लीजिए आप, हर साल 30-40 लाख शादियाँ होती हैं, उसमें से अगर 10% भी उन्होंने गेन किया, जो कि अकेले वही बड़े रिटेलर हैं, तो बड़ा भारी उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो क्या ये एक स्ट्रक्चरल थीम इंडिया में अब डेवलप हो रही है? हालांकि यहाँ पे अभी भी लुई विटॉन जैसा कोई ब्रांड नहीं है, तो ये एक थीम हो सकती है क्या, या ऐसा कुछ आप लोगों को दिखता है? देखिए, अभी रिकवरी लोअर एंड में, मिड एंड लोअर में थोड़ा डिलेड है। अपर एंड तो ऐसे भी कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ा था, इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ही नहीं भैया। हाँ, उनको इफेक्ट ही नहीं है। अभी मेरे को जितना कंज्यूम करना मैं करूँगा, जो मन में आ रहा है मैं खरीदूंगा। 3 साल से कुछ नहीं खरीदना, तो चलो भाई पूरा नया वार्डरोब बदल दो, ये कर। तो वो चीज़, शादियाँ नहीं हुई थी, 3-3 साल की शादियाँ एक साथ हो रही 3 महीने में, तो क्लियरली वो अपर एंड वाला जो है वो करेंगे कंजम्पशन, बिकॉज फॉर देम इट्स अ डिलेड कंजम्पशन। लेकिन जो नीचे वाले हैं, नीचे तबके के जो हैं, मिड एंड बिलो मिड, उनके पास जो है ना एक्चुअली जो कोविड, लेकिन वो रिकवर कॉन्फिडेंस, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस आने में टाइम लगेगा। अब पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके, शायद कोविड का डर है, या क्रॉप में डैमेज हो गया है, या मतलब क्या प्रॉब्लम, लेकिन वो सेगमेंट जो है ना अभी तक आया नहीं ऊपर। आप देखिए मोटरसाइकिल्स में आपको आइशर बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में वो वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आ रहा है। एकदम क्लियर, मतलब अच्छा ऐसा नहीं कि मतलब वो सेगमेंट कोई और जीत के गया है, भाई वही है, वो सेगमेंट ही वही बंदा है, 75-80 टका वो लोग करते हैं। तो ऑब्वियसली जो मास है, जिनको एंट्री लेवल जो चाहिए, वो उसमें वो उठाव है नहीं, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, चाहे रूरल में हो चाहे सेमी अर्बन में हो। द लोअर एंड के लोग हैं, उनका जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, इनकम शायद ठीक ठाक हो या जॉब लॉसेस पूरे नहीं हुए हों, लेकिन कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इज लैकिंग इन द मिड टू दिस रूरल इंडिया, एंड दैट मे टेक, मैं बजाज फाइनेंस और हम बात कर रहा था, वो बोल रहे थे इट विल टेक 18 months और से 12-15 महीना और यहाँ से रिकवरी चालू है बोलते हैं। हो सकता है अक्टूबर का नाम ज़्यादा अच्छा है, तो ऐसा रिकवरी होगा, लेकिन बोल रहे हैं कि 12 महीना लगेगा फॉर द एंटायर कंट्री टू कम बैक टू द फुल फोर्स। सर आपका व्यू क्या है इसमें? मैंने आज उसे बात भी की बजाज ऑटो के राकेश शर्मा जी से, तो वो भी ये कह रहे थे कि 125 सीसी ऑनवर्ड्स खूब बिक्री हो रही है, 100 सीसी वाली कम बिक रही है। ये 2-3 चीजें हैं। एक तो बहुत क्लियर है, इन्फ्लेशन की मार है ना नीचे वालों को ज्यादा लगती है, बिकॉज एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम उनका कॉस्ट बहुत जोर से बढ़ जाता है। अगर सपोज आप 20,000 रुपया महीने का कमा रहे हो, आप पहले 3,000 रुपया सेविंग करते थे, और आपका 17,000 का कॉस्ट अगर 10% से बढ़ गया, तो आपकी सेविंग रह गई 5% ऑफ योर टोटल इनकम। बड़े वाले को उसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज सेविंग इज बिग एज अ परसेंटेज ऑफ देयर इनकम। तो वो है। दूसरा, ऑब्वियसली एस्पिरेशन, एक कैटेगरी ऑफ लोगों को एस्पिरेशन है। तो इंडिया इज डिवाइडेड, बहुत 3-4 टुकड़ों में आप डिवाइड कर सकते हो। तो आप बोल रहे हो बराबर है, लेकिन उसमें अगर आप देखो टोटल कंजम्पशन का, अगर आप प्रीमियम कार देखो, टोटल कार सेल्स का वो परसेंटेज होगा 5%, 7%। आपने अरमानी और ये सब की बात की, वो टोटल कंजम्पशन का 1% होगा। अभी उसमें वो 50% भी बढ़ता है तो उससे फर्क नहीं पड़ता ना, बाकी 98-99% तो बहुत ही है। तो आई थिंक ये सब जगह है, इंडिया में नहीं है। मैं तो अभी यूएस जाके आया, उसके पहले मैं यूके में था। आई थिंक नीचे के लेवल पे आप वॉलमार्ट का कॉमेंट्री सुनो, वो बोलेगा भाई नहीं, देयर इज डी ग्रोथ। बट आप एलवी की कॉमेंट्री सुनो, बोले पर्स में 6 महीने की वेटिंग है। वो सेगमेंट अलग है। That segment is maybe 0.5%, 1% of total sales. Walmart is everyday sales. So I think there is difference, और वो रहेगा थोड़े दिन तक।
वो रहेगा। तो ये हम लोगों ने चर्चा में बहुत सारी चीज़ें सर सीखी और मुझे लगता है ये सबसे बड़ा गिफ्ट होता है दिवाली के मौके पे, हम आपको वो कहते हैं ना मछली पकड़ के मत दो, पकड़ना सिखा दो। तो आप लोगों ने हमारे दर्शकों को वो नॉलेज दिया है जिससे वो खुद अपने आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। अब बस 30-30 सेकंड में सर हमारे दर्शकों को दिवाली की शुभकामनाएं और मंत्र दे दीजिए कि उनको क्या करना है। मछली देनी है। मछली देनी नहीं, पकड़ के सिखाना है। कैसे पकड़े हुए सिखाना है सर? दर्शकों के लिए संदेश क्या है आपका? मेरा दर्शकों से गुजारिश रहेगी कि ये कंपाउंडेड मार्केट है। मैं 40 साल से देख रहा हूँ 12-13%, 14% बनाता है। ऐसा कोई रीज़न नहीं कि डिस्पाइट ऑल द प्रॉब्लम्स टुडे, ऐसा कोई रीज़न नहीं कि अगले 10-15 साल में भी ये रेट से नहीं बनेंगे पैसे, यू नो। तो पैसे बनेंगे, लेकिन आपको पेशेंस लाना है, धैर्य। हाँ, धैर्य रखें, आप धैर्य रखें और जितनी कैपेसिटी हो उतना ही खरीदें आप, लीवरेज ना करें बाजार में। इक्विटी का मजा क्या है? इक्विटी इटसेल्फ इज लीवरेज। लास्ट में सब बचता है तब जाके आपको डिविडेंड आता है। तो बहुत लीवरेज इंस्ट्रूमेंट है, आप उसको जो है ना मिसयूज़ ना करें। ये लॉन्ग टर्म एसेट है, आप लॉन्ग टर्म सोचें। यदि लॉन्ग टर्म सोचने का नहीं है, यहाँ आओ ही मत आप, और आपको पैसे बहुत बनेंगे यदि लॉन्ग टर्म सोचेंगे और थोड़ा पेशेंस रखेंगे। सुनील सर आपका संदेश। देखो, एक तो आप देखिए, आपका शो का नाम है दिवाली से दिवाली तक। लास्ट दिवाली से ये दिवाली इंडियन मार्केट इज फ्लैट, और एक साल में क्या क्या नहीं हुआ। चाइना में डिजिटल प्रॉब्लम हुआ, रियल एस्टेट का प्रॉब्लम हुआ, रशिया यूक्रेन का इशू हुआ, इन्फ्लेशन 30-40 ईयर हाई, इंटरेस्ट रेट 3 महीने में 2.5-3% बढ़ गया। जो भी प्रॉब्लम होना था, कितने प्रॉब्लम हो गए, फिर भी एज अ कंट्री हम दिवाली से दिवाली तक फ्लैट हैं, यू नो। तो आई थिंक दैट शोज कि इंडियन इकोनॉमी बहुत फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है और ये दुनिया को आउट परफॉर्म करेगी। अभी भैया की बात से मैं एकदम सहमत हूँ, आपको धैर्य रखना पड़ेगा। दूसरा एक है कि अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि इंडिया ग्रो होगा और आप पॉजिटिव हैं, तो ही आप इक्विटी में इन्वेस्ट करिए। अगर आपको लगता है देश मर जाएगा, इक्विटी डूब जाएगी, तो आप फिर इन्वेस्ट ही मत करिए ना, बिकॉज दिस इज अ एसेट क्लास विच इज ओनली फॉर पॉजिटिव एंड ऑप्टिमिस्ट पीपल। अगर आप नेगेटिव है तो आप सोना रखिए या तो गद्दे के नीचे है ना नोट रखिए। इक्विटी में आपको इन्वेस्ट करने के लिए आपको ये बहुत क्लियर रखना पड़ेगा कि फ्यूचर इज गोइंग टू बी बेटर देन टुडे, देन ओनली इन्वेस्ट इन इक्विटी। अब वो प्रोफेशनल ऑप्टिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेवन एंड पेसिमिस्ट के लिए दिस इज अ हेल। यस, प्रोफेशनल निराशावादियों के लिए मार्केट बहुत अच्छा नहीं होता। हमारे दोनों सर्स ने, सुनील सर ने, रामदेव सर ने, हमें ये बताया कि अगर आप पेशेंस रखेंगे और इंडिया की स्टोरी पे भरोसा रखेंगे तो आप वाकई अपनी समृद्धि के लिए खुद अपना इतिहास, अपना मुस्तकबिल लिख सकते हैं। किसी ने मुझे बताया कि आप सबसे बुरा दिन था खरीदने का स्टॉक दिसंबर 2007 का, उसके बाद मार्केट का क्या हुआ हिस्ट्री है। लेकिन आज उसी व्यक्ति का जिसने सबसे ख़राब दिन खरीदा था, आज आप 2022 में देखेंगे तो 4 गुना उसका ही मार्केट हो चुका है। तो आपको ट्रस्ट होना चाहिए, भरोसा होना चाहिए हिंदुस्तान की स्टोरी पे, और पेशेंस होना चाहिए, जो रामदेव सर कह रहे हैं कि वो मूल है। आप चुपचाप धैर्य से आराम से बैठिए, नॉइज़ को कट करिए और समृद्धि के मंत्र आवाज़ देख के सीखते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रामदेव सर, सुनील सर, बहुत बहुत शुक्रिया और दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी हार्दिक बहुत बहुत